नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, जिसमें भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति को प्राथमिकता देने की बात कही गई। साथ ही बताएंगे, नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वेबिनार की अध्यक्षता की। इस वेबिनार के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। इसी के साथ बात होगी चंद्रयान 3 की, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उसका प्रक्षेपण 2021 की शुरुआत में किया जा सकता है। साथ ही कोविड-19 से जुड़ी हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इस शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति को प्राथमिकता दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा नीति को सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प बताया। उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति देश की आकांक्षाओं से जुड़ी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की आकांक्षाओं से जुड़ी है और भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यपालों के सम्मेलन में कहा कि देश भर से मिले 2 लाख से अधिक लोगों के सुझावों को नई शिक्षा नीति में समाहित किया गया है। ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति किसी सरकार की नहीं, देश की विदेश नीति होती है, रक्षा नीति किसी सरकार की नहीं, देश की रक्षा नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी कौन सरकार है, किसकी सरकार है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, उसके आधार पर नहीं चलती है। शिक्षा नीति देश की ही नीति होती है। कोई भी सिस्टम उतना ही इफेक्टिव और इंक्लूसिव हो सकता है जितना बेहतर उसका गवर्नेंस मॉडल होता है। यही सोच एजुकेशन से जुड़ी गवर्नेंस को लेकर भी ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है। नई शिक्षा नीति पर आयोजित सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। शिक्षा नीति में सरकार का दखल कम होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा नीति से जितना अधिक शिक्षक, अभिभावक और छात्र छात्राएं जुड़ेंगे, उतनी ही इसकी प्रासंगिकता बढ़ेगी। लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्जाम के बोझ तले, परिवार और समाज के दबाव तले दिनों दिन दबे जा रहे हैं। इस पॉलिसी में इस समस्या को प्रभावी तरीके से एड्रेस किया गया है। 21वीं सदी में भी भारत को हम एक नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयासरत है। नई शिक्षा नीति इस संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में बड़ा कदम है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ब्रेन ड्रेन को टैकल करने के लिए और सामान्य से सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए भी बेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कैंपस भारत में स्थापित करने का रास्ता खोला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ही जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार होती है। अतः सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। नई शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया है
कि हम सबको भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली विकसित करनी है। साथ ही यह भी प्रयास करना है कि सभी को उच्च गुणवत्ता से युक्त शिक्षा प्राप्त हो तथा एक जीवंत व समता मूलक नॉलेज सोसाइटी का निर्माण हो। उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाने में नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका शीर्षक से आयोजित इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया। नई शिक्षा नीति 1986 के शिक्षा नीति के 34 साल बाद आई है और इसका उद्देश्य विद्यालयों और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करना है। सम्मेलन में राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना महामारी को देखते हुए संसद के आगामी सत्र में काम को अधिक से अधिक डिजिटल स्तर पर करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर कई व्यवस्थाओं में बदलाव भी किए जा रहे हैं ताकि कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को कम से कम रखा जा सके। कोरोना संकट के मद्देनजर मॉनसून सत्र के दौरान सदस्यों को अध्यादेशों की कोई कागजी प्रति वितरित नहीं की जाएगी। इसके बदले सांसदों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अध्यादेशों की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। इस बारे में लोकसभा सचिवालय की ओर से सांसदों को सूचना दे दी गई है। संसदीय पत्रों के परिचालन के बारे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों को कई अहम आदेश भी दिए हैं। इसके तहत कामकाज को पेपरलेस बनाने की पहल को और गति दी जा रही है। सांसदों से सत्र के दौरान ई नोटिस पोर्टल के जरिए अधिकतम नोटिस देने की अपील भी की गई है। हालांकि लिखित नोटिस की परिपाटी भी जारी रहेगी। इसके लिए राज्यसभा नोटिस ऑफिस काउंटर 13 सितंबर तक सुबह 10 बजे से 6 बजे शाम तक खुलेगा। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर की अवधि में इस काउंटर को दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे खोला जाएगा, जहां सांसदों की ओर से उनके संदेशवाहक नोटिस जमा करा सकते हैं। लोकसभा के संसदीय सूचना कार्यालय का काउंटर 1 अक्टूबर तक चालू रहेगा। 13 सितंबर तक ये सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और 14 सितंबर तक सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। लेकिन 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये काउंटर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगा। कोरोना महामारी की असाधारण स्थितियों को देखते हुए दोनों सदनों के सांसदों को मानसून सत्र आमंत्रण भी ई पोर्टल के माध्यम से भेजा गया है। सांसदों के लिए संसद भवन और पीएलबी में रीडिंग रूम भी खोला गया है। संसदीय लोकतंत्र शोध और प्रशिक्षण संस्थान प्राइड लोकसभा सचिवालय के कुछ चुनिंदा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ई ऑफिस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला रहा है। ये प्रोग्राम मानसून सत्र के सुचारू संचालन की तैयारियों के तहत चलाया गया है, जो 9 सितंबर तक चलेगा। इसमें प्रश्न शाखा के चुनिंदा अधिकारियों के साथ कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल भी हो रहे हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने देश में कोविड-19 महामारी और इससे निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर आज एक बार फिर विचार विमर्श किया। समिति ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के विचारों को विस्तार से समझा। वरिष्ठ सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली ये समिति कोविड-19 महामारी के प्रकोप और संबंधित आकस्मिक स्थिति और इससे निपटने की योजना पर विस्तृत पड़ताल कर रही है। समिति की बैठक मेन कमेटी रूम में करीब 2.5 घंटे चली और इस दौरान 12 सांसद मौजूद रहे। समिति पिछली बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण से कोविड-19 से निपटने की तैयारियों और भावी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा कर चुकी है। संसद भवन परिसर में श्रम संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 33वीं बैठक में आज भारत में वस्त्र उद्योग की दिशा और दशा पर मंथन किया। समिति ने भारत में वस्त्र उद्योग की चुनौतियों और संभावनाओं पर वस्त्र मंत्रालय के सचिव रवि कपूर से विस्तार से चर्चा की। इस विषय पर समिति की ये पहली बैठक थी। भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता वाली श्रम संबंधी समिति की बैठक संसदीय सौंध विस्तार के कमेटी रूम में 11 बजे से 1:30 बजे तक चली। इस विषय पर आगे भी बैठकें होंगी। बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए इस महीने तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इस पोषण माह के तहत पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से देश भर में तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए मंत्रालय पोषण माह मनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उच्च पोषण मूल्य के स्वदेशी खाद्य पदार्थों का डेटाबेस बनाने के लिए लोगों से उनके पारिवारिक व्यंजन ट्विटर हैंडल @ministry WCD पर साझा करने की अपील की है। नमस्कार,
भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से देश के इतिहास में पहली बार एक अनोखा प्रयास कर रहा है। हमारी कोशिश है कि हम एक वेबसाइट पर एक अनोखी जानकारी हर जिले की लेकर आए कि उस जिले में वो कौन सी फसल है, कौन सा फल है, कौन सी सब्जी है जो एक संतुलित आहार का हिस्सा बन सकती है। और हमारी ये कोशिश अधूरी रहेगी जब तक इसमें आपकी भागीदारी न हो। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बच्चों में पोषण के स्तर को बेहतर बनाने के लिए उन्हें नाश्ते या मध्याह्न भोजन के रूप में दूध देने का सुझाव दिया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उपराष्ट्रपति को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को मध्याह्न भोजन योजना में दूध शामिल करने की सिफारिश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने मन की बात के 68वें संस्करण में पोषण की महत्ता पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ट्वीट कर कहा कि समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए उचित पोषण महत्वपूर्ण है। आइए हम भारत के हर कोने तक पहुंचकर कुपोषण के उन्मूलन के बारे में जागरूकता फैलाएं। इससे हमारी नारी शक्ति और युवा शक्ति को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर पोषण पर जोर देते हुए कहा कि हमारा देश दर्जनों स्वस्थ व्यंजनों का घर है जिनमें उच्च पोषण मूल्य हैं। आइए इन्हें ट्विटर हैंडल @mygov-india पर शेयर करें। आपके पारिवारिक नुस्खे से स्वस्थ भारत के साथ हेल्दी भारत के निर्माण में मदद मिल सकती है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पर्याप्त पोषण हमेशा प्रधानमंत्री की प्राथमिकता रही है। 2018 में शुरू किया गया पोषण अभियान एक मजबूत योजना है जो देश से कुपोषण को खत्म करने में एक अभूतपूर्व भूमिका निभा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि तीसरे राष्ट्रीय पोषण माह के तहत सरकार गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के समग्र पोषण के लिए देश भर में एक गहन अभियान पर ध्यान केंद्रित करेगी। आइए हम सब मिलकर इस योजना को और मजबूत करने का संकल्प लें और कुपोषण मुक्त भारत की दिशा में अपना योगदान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण हेल्पलाइन सेवा शुरू की। देश भर के जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश है वो किरण हेल्पलाइन के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए 24 घंटे और 7 दिन चलने वाली हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और इसके सहयोगियों द्वारा तैयार हेल्पलाइन 1800-599-0019 का मकसद शुरुआती जांच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी, विचलित व्यवहार के रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। इस मौके पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता थावरचंद गहलोत ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस किरण हेल्पलाइन का लाभ मानसिक रोगियों के साथ साथ उनके माता-पिता, परिवार के सदस्य, पुनर्वास संस्थान, गैर सरकारी संगठन, अभिभावक, अस्पताल तथा अन्य जरूरतमंद भी उठाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण 24 घंटे 7 दिन यानी 24x7 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से देश की 13 महत्वपूर्ण भाषाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधित परामर्श प्रदान करेगी। तेलंगाना विधानसभा का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो गया। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सदस्य बैठक में शामिल हुए। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही सदस्यों को अंदर जाने की अनुमति दी गई। मानसून सत्र के पहले दिन तेलंगाना विधानसभा के दोनों सदनों में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के बाद पारित किए गए प्रस्ताव और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस आशय का प्रस्ताव विधानसभा में रखा, जबकि गृह मंत्री महमूद अली ने विधान परिषद में ये प्रस्ताव पेश किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रणब दा के निधन से राष्ट्र ने एक महान नेता खो दिया है। आपको बता दें कि तेलंगाना राज्य की स्थापना और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 को पारित कराने में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की भूमिका पर भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की। कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हो गया। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मानसून सत्र में आने वाले हर विधायक को मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स दिए गए हैं।
हालांकि कई विधायकों की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने की वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सत्र के दोनों दिन कोविड-19 से जुड़े सभी सुरक्षा उपायों को पहनना प्रत्येक के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही प्रवेश द्वार पर यूवी स्कैनर और सैनिटाइजेशन मशीनें भी लगाई गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले के कोरोना संक्रमित होने की वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए। ये 2 दिवसीय सत्र विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झीरवाल की अध्यक्षता में हो रहा है। आपको बता दें कि अब तक के सभी सत्र विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति की उपस्थिति में ही हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार मॉनसून सत्र अध्यक्ष की अनुपस्थिति में हो रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 12 दिवसीय मॉनसून सत्र कोविड-19 से जुड़ी सावधानियों और प्रोटोकॉल के साथ आज शुरू हुआ। देशव्यापी कोरोना वायरस लॉकडाउन लागू होने के बाद प्रदेश विधानसभा का यह पहला सत्र है। विधानसभा का यह सत्र 18 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 10 बैठकें होंगी। कोरोना से संक्रमित होने के चलते जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मॉनसून सत्र के दौरान कोविड-19 बीमारी के प्रसार की जांच और अपनाए जा रहे सुरक्षा उपायों के बारे में सदन को जानकारी दी। देश में पिछले एक दिन में करीब 70,000 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक लगभग 32,50,000 से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। रोगियों के स्वस्थ होने की दर 77.31% हो गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या संक्रमित मरीजों से लगभग 3.7 गुना ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले एक महीने में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 3 गुना से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 90,802 नए केस आए हैं। अब तक देश में 42,04,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 32,50,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 71,000 के पार हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की दर घटकर 1.70% हो गई है। रविवार को देश ने 7,20,000 से अधिक कोरोना के टेस्ट किए हैं। अब तक 4,95,00,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 2 हफ्ते के आंकड़ों की तुलना करें तो 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच 64 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। वहीं 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच 72 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। 24 से 30 अगस्त के बीच 5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं इसके अगले हफ्ते 5,83,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हुए। अगस्त के आखिरी हफ्ते में 4,36,000 से अधिक लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए। वहीं सितंबर के पहले सप्ताह में 4,75,000 से अधिक लोग इलाज करके ठीक हो गए। 24 से 30 अगस्त के बीच 6,927 लोगों की जान गई, जबकि सितंबर के पहले हफ्ते में 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में 5 राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। देश के कुल मामलों में 60% मामले और 65% सक्रिय मामले इन्हीं राज्यों में आए हैं। इन 5 राज्यों में ही कोरोना से 70% मौतें हुई हैं। देश में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए हैं। राज्य में 23,350 नए मामले आए हैं। यहां अब तक 9,07,000 से अधिक मामले आ चुके हैं, जिसमें 6,44,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में 26,000 से अधिक लोगों की जान कोरोना से गई है। आंध्र प्रदेश में 10,794 नए केस आए हैं। राज्य में अब तक करीब 5 लाख मामले आ चुके हैं और करीब 4 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कर्नाटक में 9,319 नए मामले आए हैं। प्रदेश में कुल करीब 4 लाख मामले दर्ज हुए हैं और करीब 3 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। यहाँ 6,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में अब तक 4,63,000 केस आ चुके हैं, लेकिन 4 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। राज्य में 7,000 से अधिक मौतें कोरोना से हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 2,66,000 केस आ चुके हैं और 2 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच करीब 5 महीने बाद आज देश भर में मेट्रो ने फिर से रफ्तार पकड़ी। सरकार ने अनलॉक 4 के तहत चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवा को शुरू करने का फैसला लिया। आज से मेट्रो चलने शुरू हो गई है और 12 तारीख से मेट्रो पूरी तरह से लोगों की सेवा में होगी। कैसा रहा आज का दिन और माहौल, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के कारण बंद मेट्रो सेवा सोमवार को शुरू हो गई। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप उस बदलाव को देख रहे हैं जो करीब 5 महीने बाद सामने आया है। लेकिन इस बार की मेट्रो की यात्रा पहले की यात्रा से पूरी तरह बदल गई है। सोमवार को शुरू हुई मेट्रो रेल सेवा कड़ी सुरक्षा और सामाजिक दूरी के नियमों के साथ शुरू हुई है।
मेट्रो स्टेशन से लेकर मेट्रो रेल के भीतर का नज़ारा पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया। दिल्ली की लाइफलाइन यानी दिल्ली मेट्रो 5 महीनों से भी ज्यादा वक्त के बाद सोमवार से चरणबद्ध तरीके से फिर से दौड़ने लगी। शुरुआत येलो लाइन से हुई और धीरे धीरे बाकी रूट भी शुरू किए जाएंगे। मेट्रो कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले स्टेशनों पर नहीं रुकी। डीएमआरसी 9 सितंबर से ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवाएं बहाल करेगी। 10 सितंबर से रेड, ग्रीन, पर्पल लाइन पर भी सेवा शुरू होगी। 12 सितंबर से सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा पूरी तरह बहाल कर दी जाएगी। मेट्रो स्टेशन और कोच में मौजूदगी को लेकर नियम तय किए गए हैं, जिनका पालन जरूरी होगा। दिल्ली में मेट्रो सेवा शुरू होने से लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। लखनऊ मेट्रो भी सोमवार को शुरू हो गई। इसके अलावा चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि और हैदराबाद में भी फिर से मेट्रो सेवाएं बहाल हो गई हैं। मेट्रो सेवा शुरू होने का लोगों ने स्वागत किया है। मेट्रो स्टेशन में हर जगह को हर 4 घंटे पर डिसइंफेक्ट किया जाएगा। लोगों से कम सामान लेकर चलने की अपील की गई है। मेट्रो स्टेशंस पर बैग्स को भी सैनिटाइज करने का इंतजाम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने एडवांस बुकिंग कराने के बावजूद लॉकडाउन के चलते हवाई यात्रा नहीं करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए फ्लाइट टिकट्स का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। ये रिफंड 25 मार्च से 3 मई 2020 के बीच यात्रा करने के लिए टिकट पर लागू होगा। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव के तहत एयरलाइनों द्वारा बुक किए गए टिकटों की 15 दिनों के भीतर पूरी राशि वापस दी जानी चाहिए। अगर कोई एयरलाइंस वित्तीय संकट में है और ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे 31 मार्च 2021 तक यात्रियों की पसंद की यात्रा का क्रेडिट शेल प्रदान किया जाना चाहिए। केंद्र ने कहा कि क्रेडिट शेल के उपभोग में देरी होने पर यात्री को क्षतिपूर्ति देने के लिए इंसेंटिव मैकेनिज्म होगा। क्रेडिट शेल ट्रांसफर भी किया जा सकेगा। यात्री क्रेडिट शेल किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। एयरलाइंस इस तरह के ट्रांसफर की सुविधा के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करेगी। वहीं मार्च 2021 के अंत तक एयरलाइंस क्रेडिट शेल धारक को नकद वापस कर देगी। कोरोना काल के मुश्किल वक्त में कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जिससे इस लड़ाई को जीतने के जज्बे को मजबूत किया है। ऐसी ही खबर असम के बारपेटा से सामने आई, जहां 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी रॉबिन कुमार ने मिसाल कायम की। खाकी वर्दी पहने युवा आईपीएस अधिकारी कोरोना वायरस महामारी के दौरान संक्रमित मरीजों का इलाज कर लोगों का दिल जीत रहे हैं। ये दोहरी भूमिका निभाने में उनकी मेडिकल पृष्ठभूमि इस वक्त उनके खूब काम आ रही है। रॉबिन कुमार मेडिसिन विशेषज्ञ हैं। उनकी इस भूमिका की उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सराहना की। उन्होंने कहा कि असम के बारपेटा जिले के पुलिस अधीक्षक श्री रॉबिन कुमार पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं। महामारी के दौर में अपने कोविड केयर सेंटर के माध्यम से वो अपने दोनों ही दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। शेयर एंड केयर हमारा मूल संस्कार है। उनके अनुकरणीय प्रयासों की सराहना करता हूं। भारत ने स्वदेश में पूरी तरह से निर्मित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का आज सफल परीक्षण किया। ये स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सफल परीक्षण के साथ ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अत्यधिक जटिल प्रौद्योगिकी क्षमता का प्रदर्शन किया, जो अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक व्हीकल्स के निर्माण में मददगार साबित होगी। अधिकारियों के मुताबिक देश के भविष्य के मिसाइल सिस्टम और एरियल प्लेटफॉर्म के लिहाज से ये उपलब्धि महत्वपूर्ण साबित होगी। इस व्हीकल में स्वदेश में विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन प्रणाली का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई दी। उन्होंने इसे देश के लिहाज से अहम उपलब्धि करार दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस उपलब्धि के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने लिखा कि स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन की मदद से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई। उपराष्ट्रपति ने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। और अब बात चंद्रयान 3 की। अंतरिक्ष
राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2021 की शुरुआत में किया जा सकता है। चंद्रयान 3 भी चंद्रयान 2 की तरह ही होगा। उसमें लैंडर और रोवर शामिल होंगे, लेकिन ऑर्बिटर नहीं होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत के सबसे पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियां भी चल रही हैं। कोविड महामारी के कारण गगनयान मिशन में कुछ बाधाएं आई, लेकिन इस मिशन को 2022 की समय सीमा तक पूरा करने के प्रयास जारी हैं। बीजेपी झारखंड प्रदेश की नवनिर्वाचित और नवगठित कार्य समिति की बैठक को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड को प्रदेश के रूप में स्थापित करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, इसलिए बीजेपी का झारखंड के साथ विशेष संबंध रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि झारखंड का राष्ट्रीय परिवेश में योगदान हम भूल नहीं सकते। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में हम सभी इस वर्चुअल बैठक में शामिल हुए हैं, जो नए तरह का अनुभव है। सारी पार्टियां इस काल में स्थिर हो गई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो गतिशील रही है। वहीं नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के जरिए हमें सिर्फ सिटीजन नहीं बल्कि ग्लोबल सिटीजन बनाने का काम करना है। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो चलायमान है। मैंने 25 प्रदेशों के पदाधिकारियों की बैठक इसी तरीके से ली है और अब जब कार्यकारिणी की घोषणा हो गई तो कार्यकारिणी की बैठक भी इसी तरीके से हम कर रहे हैं और आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर जुड़ करके पार्टी को चलायमान रखा है, आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई आज लंदन की एक अदालत में शुरू हुई। इस मौके पर कोर्ट में भारत की तरफ से सीबीआई और ईडी के अधिकारी मौजूद थे, जबकि नीरव मोदी लंदन की जेल से वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुआ। 5 दिनों तक चलने वाली इस सुनवाई में भारत की ओर से रखे गए अतिरिक्त साक्ष्यों को स्वीकार किए जाने पर विचार किया जाएगा। इसके बाद भारत की तरफ से ही की गई प्रत्यर्पण की मांग पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत की इस मांग को ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल प्रमाणित कर चुकी हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर और 1 दिसंबर को होनी है। इसके बाद ही नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर कोई आखिरी फैसला आएगा। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक की $200 करोड़ की रकम के घपले का आरोप है। उसे पिछले साल मार्च में गिरफ्तार करने के बाद दक्षिण लंदन की वेंट्सवर्थ जेल में रखा गया है। इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए राज्यसभा टीवी।